Hello guys, this side Atif Nashad again and again a warm welcome to our channel. So ऑडिट सीरीज में आपका स्वागत है। ऑडिट सीरीज में हम लोग क्या सीखते हैं, आर्टिकल सीख का कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेते हैं कि सीए फॉर्म में एंड प्रैक्टिकली कैसे हम लोग काम करते हैं। पेन एंड पेपर से हम लोग तो बहुत खेल चुके हैं एंड अब प्रैक्टिकली हम लोग को खेलना है। तो जो स्टूडेंट्स अभी आर्टिकल शिप स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए ये चैनल एंड ये सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग डेप्रिसिएशन विद AS22 सीखने वाले हैं। तो इसका रेफरेंस थोड़ा ऑडिट के हिसाब से मैं आपको दे देता हूँ। ऑडिट एसए 500 आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसए 500 का रेफरेंस ये कहता है कि आपको कुछ प्रोसीजर में आपको कुछ रीपरफॉर्म करने पड़ेंगे एंड रीकैलकुलेशन करने पड़ेंगे। कुछ पार्ट्स में ऑडिट में रीपरफॉर्मेंस आपका आएगा एंड रीकैलकुलेशन आपका आएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में दो ही जगह ज्यादा रीपरफॉर्मेंस एंड रीकैलकुलेशन यूज होते हैं। तो वो दो जगह क्या है? सबसे पहला एक फिक्स एसेट्स का एरिया आता है एंड लोन्स रीपेमेंट शेड्यूल का एरिया आता है। मींस आप जब लोन रीपेमेंट करते हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको एज एन ऑडिटर आपको रीपरफॉर्मेंस करना पड़ेगा, रीकैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा वेदर द figures are correctly quoted or not. ओके एंड डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिक्स एसेट वाला जो पार्ट होता है ना, तो उसमें फिक्स एसेट वाले पार्ट में आपको सबसे पहले क्या नोट करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या नए नए एसेट परचेज किए हैं, उसको सबसे पहले आपको वाउचर से वाउचिंग कर लेना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देयर आफ्टर क्या करना पड़ेगा, आप डेप्रिसिएशन उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कंपनी से पहले से कैलकुलेट करके रख लिया होगा। तो आपको क्या करना है, रीपरफॉर्म करना है एंड रीकैलकुलेट करके देखना है whether the figures and the value are quoted correctly or not, जिससे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये आपका एस 200 बोलता है। और ऑडिट एविडेंस आपका सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट तभी कहलाएगा जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे एज एन ऑडिटर। तो हम लोगों को कुछ पार्ट्स रीपरफॉर्म एंड रीकैलकुलेट करने पड़ते हैं एज पर ऐसे रेफरेंस ऑफ ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ 500। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं टैली पे। ओके, तो हम लोग टैली पे आ चुके हैं। ओके, तो टैली में सबसे पहले बैलेंस शीट में चलेंगे हम लोग। बैलेंस शीट के फिक्स एसेट में जाएंगे। फिक्स एसेट में अगर जाके हम लोगों ने F12 करना है एंड इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांजेक्शन को ओपन कर लेना है। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो भी मेरे को ओपनिंग में एसेट्स दिख रहा था वो क्या है, क्लोजिंग में सीधा सीधा खड़ा हो गया है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई भी परचेज नहीं हुआ है। अगर आपको कोई भी ड्यूरिंग द ईयर परचेज दिखता है यानी कि डेबिट साइड में वो दिख रहा होगा, या फिर अगर कोई सेल दिखता है या क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा, तो उसका भी अलग से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना होगा। तो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे केस में क्या है, थोड़ा सा इजी रखने के लिए मैंने यहाँ पर आपको फिगर नहीं दिया है। सो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको फॉर्मूला लगा के दिखा देंगे कि कैसे परचेज को एंड उसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे केस में कितने सारे एसेट्स हैं एंड उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सेल में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो ये कुछ हमारा इंटरफेस ऐसा दिखने लगेगा। ओके, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हमने को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर से छोटा कर देते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए या तो कंपनी डेप्रिसिएशन अपना शीट अलग से मेंटेन करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें से कैलकुलेशन आराम से रीपरफॉर्म उसमें कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप उसका फॉर्मूला अच्छे से देख सकते हो या फिर उसको कॉपी करके अपने फॉर्मूले के हिसाब से उसको रीड्राफ्ट कर सकते हो। तो वो प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाता है। बट अगर आपका डेप्रिसिएशन का शीट मेंटेन नहीं करता या फिर आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है तो आपको अल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा लेना है, आपको अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना है। तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करेंगे, आ जाओ देखते हैं। तो ये देखो, मेरा एक एसेट है एयर कंडीशनर। ओके, ए एसेट है एयर कंडीशनर। तो इस पे मेरे को सबसे पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मेरे को क्या मिल जाता है, अगर आप डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ द वैल्यू माइनस माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ओके, तो यूजफुल लाइफ डिवाइड करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सैल्वेज वैल्यू निकालेंगे।
सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू निकालेंगे। तो सैल्वेज वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट हम लोग कितना मानते हैं, 5% मानते हैं। ये प्रैक्टिकली हम लोग इसको फॉलो करते हैं, 5% सैल्वेज वैल्यू हम लोग ले लेते हैं एसेट्स का। तो इसका 5% हम लोग सैल्वेज वैल्यू ले लेंगे इनटू 5%। ओके, ये अपना सैल्वेज वैल्यू आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इस पे क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इनटू इनटू क्या करना है, दिस ओपनिंग माइनस सैल्वेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय उस जितना भी उसका यूजफुल लाइफ रहेगा। तो यूजफुल लाइफ का होपफुली आप लोग एक अलग से कॉलम बना लीजिएगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम यूजफुल लाइफ एयर कंडीशनर का यूजफुल लाइफ एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमारा 15 होता है। तो इसको यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन मेरा कैलकुलेट हो चुका है। अगर ये आपको ओपनिंग से चलता हुआ आ रहा है, बट अगर लेट सपोज आपने न्यू एसेट फिक्स एसेट परचेज किया है, न्यू फिक्स एसेट परचेज किया है, तो यहाँ पर लेट सपोज 200 का हमने फिक्स एसेट मतलब एयर कंडीशनर और परचेज किया है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है, एडिशन पर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, एडिशन पर हमारा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना हो जाता है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है। फॉर्मूला भी क्या ध्यान में रखना है आपको, बस डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फॉर्मूला लगाने में एक्सेल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल टू, सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या करना है, क्या है। जो भी आपका एसेट का वैल्यू उसका सैल्वेज वैल्यू निकालना है। सैल्वेज वैल्यू में से ओरिजिनल वैल्यू उसका लेस करना, ओरिजिनल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या करना है अपने को, यूजफुल लाइफ करना है। बट यहां पर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये 200 का जो एसेट मैंने लिया है ना, ये 200 का जो एसेट मैंने लिया है, लेट सपोज ये ड्यूरिंग द ईयर मेरे को 90 डेज ही मैंने यूज किया है। आउट ऑफ 365 डेज मैंने 90 डेज ही इसको यूज किया है। तो 90 डेज का ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो आईटी एक्ट अपना 50% डेप्रिसिएशन 100% डेप्रिसिएशन वो अलग कैलकुलेशन होता है। ओके, बट यहाँ पर हम लोग कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है तो भाई वो नंबर ऑफ डेज पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जितने दिन आप एसेट यूज करेंगे आपका उतना ही डेप्रिसिएशन लगने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वल टू 200 ओरिजिनल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू उसमें से क्या माइनस करना है, सैल्वेज वैल्यू। तो सैल्वेज वैल्यू मेरे को कैसे मिलेगा, ओरिजिनल वैल्यू इनटू 5%। ये मेरे को सैल्वेज वैल्यू निकल गया, ये मेरा सैल्वेज वैल्यू निकल गया। ओके, ये सैल्वेज वैल्यू निकल गया डिवाइडेड बाय 15। ओरिजिनल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 15 अपना हो गया डिवाइडेड बाय 15। उसके बाद क्या करना है, इनटू मैंने 90 डेज यूज किया, आउट ऑफ कितने डेज में से, 365 डेज में से मैंने यूज किया। तो ये अपना आ जाएगा, यहां पर अपने को एक ब्रैकेट और देना है, ये अपना आ जाएगा एडिशनल जो हमने एडिशन किया है उस पे अपने को कितना मिल रहा है, उस पे अपने को कितना मिल रहा है, 3 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ रहा है, क्योंकि हमने उसको बहुत ही कम यूज किया है। तो अपना टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, टोटल डेप्पा कितना आ जाएगा, ओपनिंग से जो डेप्रिसिएशन चला रहा है प्लस हमारा जो एडिशनल एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू कैसे आ जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू अपने को क्या लेना है, तो ओपनिंग में जो अपना था प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो हमारा एडिशन हुआ उसमें से क्या माइनस कर देना है, उसमें से क्या माइनस करना है, टोटल डेप्रिसिएशन अपना माइनस करना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन अगर हम लोग माइनस कर देंगे ये अपना आ जाएगा 965 अपना टोटल डेप्रिसिएशन आ गया है। बस एक बार ही फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद नीचे आके आपको ऊपर तक सेलेक्ट कर देना है एंड कंट्रोल डी प्रेस कर देना है, तो आपका सारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट हो गया एंड उसका क्लोजिंग वैल्यू भी कैलकुलेट हो गया। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो ऊपर का सारा सम हो जाएगा, ये शॉर्टकट होता है एंड ये भी मेरा आ गया। ओके, इसको बोल्ड कर देते हैं एक बार के लिए। तो ये अपना डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हो रहा है। तो देखो इसमें ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ भी परचेज नहीं किया था, तो देखो यहाँ पर एडिशन में हमारा जीरो डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो जीरो डेप्रिसिएशन आ गया। और जबकि हम लोगों ने फर्स्ट एसेट्स में हम लोग 200 का परचेज किया था तो वहां पर हमने फॉर्मूला लगाया था। अगर यहाँ पर मैं एक और एसेट ऐड कर देता हूँ, लेट सपोज 100 का एक और एसेट ऐड किया तो देखो अपने आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया। ओके,
तो आप ऐसे रिकैलकुलेट एंड रीपरफॉर्म कर सकते हो। तो डिप्रिसिएशन को हम लोग प्रैक्टिकली ऐसे कैलकुलेट करते हैं एंड इसका रिलेशन AS22 के साथ कैसे होता है अब हम लोग जानते हैं। तो चलो जानते हैं AS22 का कैसा रिलेशन है डेप्रिसिएशन के साथ। सो होप सो आपको डेप्रिसिएशन प्रैक्टिकल कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो अब चलते हैं AS22 की तरफ। तो AS22 की तरफ चलते हैं। तो AS22 का कंसेप्ट क्या होता है? AS22 डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन का पार्ट होता है अपना। जो कि हम लोग सी एंटर एडवांस अकाउंट में बहुत अच्छे से सीखते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज आता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास क्या होता है ना, हमारे इंडिया में ना दो लॉ है। तो जब हम लोग ऑडिट करते हैं ना तो हम लोग किसको फॉलो करते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करते हैं। बट जब हमें टैक्स पे करना पड़ता है ना तो टैक्स पे करने के टाइम हम कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब क्या होने वाला है, नया इनकम टैक्स रूल आ चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो वो एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल 2025 से एप्रिल होने वाला है। तो अब तक जो वीडियो बन रहा है ना वो अभी तक हम लोग पुराने टैक्स लॉ के हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसी के हिसाब से समझना। अगर आप 1425 के बाद देख रहे हैं ना तो भाई आप समझ जाना कि ये 126 से पहले बना हुआ है। ओके, तो चलो हमारे इंडिया में दो लॉ है। तो जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हैं एंड जब हम लोग टैक्स पे करना पड़ता है, जब कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है तो कौन सा लॉ फॉलो करना पड़ता है? इनकम टैक्स लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तो दिक्कत कहाँ आता है मैं बताता हूँ। जब डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑडिट के टाइम, तो ऑडिट के टाइम हम लोग एज पर कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एंड उसका अलग सा रेट रहता है। ओके, उसका अलग सा रेट रहता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लोग टैक्स के कैलकुलेशन में आते हैं, तब जब हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो इनकम टैक्स के हिसाब से अलग से हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो जो कंपनीज होती है ना, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, तो वो कंपनीज कंपनीज एक्ट के हिसाब से अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है एंड इनकम टैक्स के हिसाब से अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पेमेंट। ओके, तो क्या होता है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उन दोनों जो टैक्सेस का वैल्यू आता है वो डिस्क्रिमिनेट होता है, एक दूसरे से अलग होता है। तो एक दूसरे से अलग हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है भाई कि एक साल प्रॉफिट मेरे को ज्यादा दिख रहा है, दूसरे साल मेरे को प्रॉफिट कम दिख रहा है। तो जो मेरा प्रॉफिट का डिस्क्रिपेंसी है उसको मिटाने के लिए कौन आता है? डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर इंडिया में हमारा एक ही रूल होता, एक ही लॉ होता तो ये एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा कभी आता ही नहीं, कभी इफेक्टिव होता ही नहीं। तो जबकि हमारा दो टैक्स लॉ है, सॉरी दो लॉ हम लोग फॉलो करते हैं, ऑडिट के टाइम पर कंपनीज एक्ट फॉलो करते हैं और टैक्स पेमेंट के टाइम पर हम लोग इनकम टैक्स को फॉलो करते हैं। तो ये जो दो टैक्स लॉ को फॉलो करते हैं उसका डिस्क्रिपेंसी को हटाने के लिए हम लोग क्या लाए हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए हैं AS22। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग सीए इंटर के सिलेबस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो बस सीखने वाले हैं। तो आपको कंपनी दे देगा डेप्रिसिएशन सीट एज पर कंपनीज एक्ट दे देगा एंड एज पर आईटी एक्ट दे देगा। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो रीपरफॉर्म कर लेना पड़ेगा दोनों एक्ट के हिसाब से और रिकैलकुलेट कर लेना पड़ेगा। कैसे करते हैं वो हम लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया है। तो अभी डेफर्ड टैक्स को या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, आपको क्लोजिंग का टोटल कर लेना है। ओके, एंड आईटी एक्ट के हिसाब से भी क्लोजिंग का टोटल कर लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद दोनों को ऑब्जर्व करना है। अब ऑब्जर्व करने में भी ना कुछ लोग फंसते हैं, तो फंसने के लिए मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ये अकाउंटिंग वैल्यू क्या है? एज पर कंपनीज एक्ट जो हम लोगों का क्लोजिंग वैल्यू आता है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के बाद क्लोजिंग वैल्यू जो हम लोग प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं ना, वो डेप्रिसिएशन को देखते हुए नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएट होने के बाद जो क्लोजिंग वैल्यू बचता है उसको देखते हुए हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से अकाउंटिंग वैल्यू आता है, जो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंटिंग वैल्यू आता है वो लेट सपोज 10 आया एंड टैक्सेबल वैल्यू कितना आया, मतलब टैक्स के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग वैल्यू 8 आया। तो तुमको कुछ इस तरीके से सोचना है कि अगर टैक्सेबल वैल्यू मेरा 8 है, अकाउंटिंग वैल्यू मेरा 10 है, तो कौन सा कम है इसमें से कौन सा कम? टैक्सेबल वैल्यू मेरा कम है। तो टैक्सेबल वैल्यू कम है, इसका मतलब फ्यूचर के बारे में हम लोग सोचते हैं।
फ्यूचर में हम लोग को क्या देखना है कि देखो 8 है तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एसेट एसेट क्या होता है, एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो फ्यूचर में मेरे को पूरा डेप्रिसिएट करना पड़ेगा तो मेरे को 8 का डेप्रिसिएशन मिलेगा, बल्कि अगर अकाउंटिंग के हिसाब से करना पड़ता तो मेरे को 10 डेप्रिसिएशन मिलता। तो फ्यूचर में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 8 का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। तो 8 का डेप्रिसिएशन फ्यूचर में डेप्रिसिएशन 8 का लेंगे तो कम ले रहे हैं, अकाउंट्स के हिसाब से कम ले रहे हैं तो कम डेप्रिसिएशन लेंगे तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो मेरे को टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो फ्यूचर ओरिएंटेड हम लोग सोच रहे हैं ना, तो फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो ये मेरा लाइबिलिटी हो गया है। ओके, तो लाइबिलिटी हो गया तो मेरा क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मेरा बैलेंस शीट में चला जाएगा। ओके, और ये मेरा पीएल में चला जाएगा। पीएल में क्या हो जाएगा, ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस मेरा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऐड का सिग्नेचर दे दिया है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में देखो, अकाउंटिंग वैल्यू कितना है मेरा 10 है, बट टैक्सेबल वैल्यू मेरा 12 है। तो फ्यूचर में मेरे को टैक्सेबल वैल्यू के हिसाब से देखना है, टैक्सेबल वैल्यू को देखना। फ्यूचर में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, 12 होगा, मतलब फ्यूचर में मेरे को डेप्रिसिएशन अकाउंट से ज्यादा मिलेगा, तो अकाउंट से फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिसिएशन मेरे को मिलेगा। तो फ्यूचर में ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसका मतलब नेट प्रॉफिट कम आएगा, जितना एक्सपेंस ज्यादा नेट प्रॉफिट उतना कम, नेट प्रॉफिट कम आया इसका मतलब टैक्स भी कम आएगा और टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो फ्यूचर में हमको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, तो ये मेरा एसेट हो जाएगा, तो इसका एसेट हो जाएगा। तो एसेट बन जाएगा तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, देखो अगर लास्ट टाइम मेरा डीटीएल बना था, अगर इस बार डीटीए बन रहा है मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है, तो क्या करेंगे, लास्ट टाइम डीटीएल पहले जो बन चुका था उसको पहले रिवर्स करेंगे, उसके बाद नया बनाएंगे। तो लेट सपोज लास्ट टाइम 8 का डीटीएल बना था, 8 का डीटीएल बना था, तो इस बार क्या करेंगे, 8 का डीटीएल पहले पूरा खत्म कर देंगे, उसके बाद 4 का डीटीएल नया बना लेंगे। तो ये अपना कंसेप्ट होता है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, वही एग्जांपल है अपना टैली वाला, हम लोग डेटा एक्सपोर्ट कर लिए है, उसको अलग से रीपरफॉर्म एंड रीकैलकुलेट करके देख लिए। तो देखो वैल्यू क्या आता है, कंपनी एक्ट के हिसाब से मतलब अकाउंट्स के हिसाब से 320 आता है, 320 समथिंग आता है, एंड टैक्स के हिसाब से कितना आता है, 313 आता है। तो कौन सा कम हो गया, टैक्स वाला कम हो गया, तो ये केस नंबर 1 वाला हो गया, ये वाला केस अपना हो गया, ये वाला केस अपना हो गया। ओके, तो ये केस में आ जाते हैं। तो टैक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, मेरे को कम डेप्रिसिएशन मिलेगा फ्यूचर में, फ्यूचर में मेरे को कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, फ्यूचर में मेरे को कितना कम डेप्रिसिएशन, तो दिस माइनस दिस मैंने कर लिया, तो ब्लू वाला सेल माइनस रेड वाला सेल, कंपनीज एक्ट माइनस दिस सेल, तो उस पे अपना 30% का टैक्स बन जाता है, 30%, तो कितना आ जाता है, 2100 आ जाता है। तो फ्यूचर में मेरे को कम डेप्रिसिएशन मिलेगा एज पर टैक्स लॉ, कम डेप्रिसिएशन मिलेगा, कम डेप्रिसिएशन मिलेगा तो भाई मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, तो प्रॉफिट बड़ा बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। अब जब टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो मेरा लाइबिलिटी आ जाएगा फ्यूचर में, फ्यूचर में टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा तो मेरा लाइबिलिटी आ गया। तो हम लोग क्या बोलकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डीटी, डीटी मतलब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, जो कि हमारा डेबिट बैलेंस होता है, जो पीएल में जाकर ऐड हो जाएगा। अगर वही मेरा डेफर्ड टैक्स इनकम एसेट आता तो डेफर्ड टैक्स इनकम हो जाता, डेफर्ड टैक्स इनकम होता तो मेरा मेरा इनकम हो जाता, वो मेरा पीएस में लेस हो जाता। तो डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट मेरा एक्सपेंस है जो कि मेरा पीएल में जाकर ऐड हो जाएगा, तो जो भी तुम्हारा पीएल है उसमें से इसको टैग कर देना, देखो ये फिक्स एसेट वाले से टैग ही करके आएगा। तो जब आप ऐसे री परफॉर्मेंस एंड रीकैलकुलेशन करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन एज पर एस 230 के हिसाब से आपको ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमने आज सीख लिया डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एंड AS22 का उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे आता है और उसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन करना ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो ऑडिट सीरीज में ऐसे ही बने रहिए, ऑडिट सीरीज में और भी बहुत सारे नए नए वीडियो आएंगे, और आप लोग भी कमेंट करना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस स्टैंडर्ड पे चाहिए, या किस प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भी तुमको प्रैक्टिकल वीडियोस ला देंगे अगर तुम लोग कमेंट डाउन करोगे। तो लेट्स कमेंट डाउन गाइस फर्स्ट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय,